हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इस टॉपिक में हम लोगों ने पिछले 3 क्लासों में SN1 SN2 रिएक्शंस को, SNI रिएक्शन को, E1 E2 रिएक्शंस को, बेसिक इंफॉर्मेशंस हेलो एल्केन्स को डिस्कस कर लिया था। बच्चों, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैं डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। रिएक्शन वाला जो सेगमेंट है जिसमें रिएक्शंस आती हैं, नेम रिएक्शंस आती हैं, इस पूरे सेगमेंट को मैं कल की क्लास में कवर करूँगा। मतलब एक क्लास अभी हमारे पास और रहती है जिसमें हम लोग रिएक्शंस को कवर करेंगे। मैं अभी रिएक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिएक्शन की मैकेनिज़्म को दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक बार मैकेनिज़्म क्लियर हो जाती है तो आपके क्वेश्चंस खुद ब खुद होने लगेंगे, और जो क्वेश्चंस आप जिनमें ट्रैप हो जाते हो उन क्वेश्चंस को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों, अभी हमने जस्ट लास्ट क्लास में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करी थी, और एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कार्बन से दो ग्रुप या दो एटम या दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं तो उसे हम अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अगल बगल के दो कार्बन एटम से दो ग्रुप रिमूव होते हैं तो उसे हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और हम लोगों को स्पेशली बीटा एलिमिनेशन ही पढ़नी होती है। अल्फा एलिमिनेशन स्पेशली हमने आपको बताया था रीमर-टीमन रिएक्शंस होती है जिसमें अल्फा एलिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें कार्बीन मिलता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। बीटा एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें हम लोग 3 तरह से एलिमिनेशन होता है। द फर्स्ट इज़ E1 टाइप, सेकंड इज़ E2 टाइप और थर्ड इज़ E1CB टाइप। E1 टाइप मैंने आपको डिस्कस किया था कि E1 में होता क्या है कि कार्बन हेलोजन का पहले बॉन्ड रिमूव होता है, कार्बोकैटायन बनता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और जब कार्बोकैटायन बन जाता है तब बेस अटैक करता है और वहाँ से H+ का रिमूवल होता है, और तब जा कर के एल्कीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है, और ये रिएक्शन कहलाती है E1 रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है एंड देन उसके बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो स्पेशली जो स्टेबल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं वही E1 मैकेनिज्म को शो करते हैं, और E1 मैकेनिज्म को शो करने के लिए जो हमारा क्रम होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होता है। बेस हम वीक या मॉडरेट टाइप का लेते हैं जिससे साइड रिएक्शंस ना हो पाए। फिलहाल ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, इसमें जो रेट होता है वो केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता था, बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता था E1 रिएक्शंस में। मैंने जो कल की क्लास में बताया था लास्ट में, मैं वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमें लेना चाहिए E1 रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने लीविंग ग्रुप के बारे में भी बात करी थी E1 रिएक्शन में, और मैंने आपको बताया था कि बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए तो E1 रिएक्शंस को सपोर्ट मिलता है। इस तरह से जो फैक्टर्स हैं जिस पर E1 रिएक्शन डिपेंड करती है उन फैक्टर्स को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ एक क्वेश्चंस भी कराए थे, और आई होप कि आपको E1 मैकेनिज्म पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की। अब बच्चों, E2 मैकेनिज्म थोड़ी सी SN2 रिएक्शन से मिलती जुलती है, बट थोड़ा सा चेंज भी है। अब वो चेंज क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। बट आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी ना? SN2 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो रेट होता है वो दो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पर। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये E2 रिएक्शन है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो बेस और एल्किल हैलाइड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हमारा रेट डिपेंड करता है तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। E2 रिएक्शन हमारी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है।
और इस रिएक्शन में एक ही स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप हटता है और बेस अटैक करता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे E1 रिएक्शन में हमारे 2 स्टेप रिएक्शन होती है ना, पहले कार्बोकैटायन बनता है देन उसके बाद बेस का अटैक होता है। यहाँ नहीं, यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और डायरेक्टली हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। ठीक है, तो आइए हम लोग E2 मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हमारी रिएक्शन है E2 रिएक्शन, लिखा है 2 ग्रुप्स एटम्स depart simultaneously from adjacent carbon with a proton being abstracted by a base. The general reaction for E2 is given as follows. देखो यहाँ पर Cl है, इसके बगल से H निकलेगा, ये तो आपको पता ही है, बट साइमल्टेनियसली निकलेगा। बेस का अटैक होगा, बेस H को रिमूव करेगा एंड सेम टाइम Cl भी रिमूव होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और इस रिएक्शन में आप देखो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। अब E2 मैकेनिज्म को थोड़ा और समझने के लिए पहले आप बच्चों इस रिएक्शन को तो याद ही रखो। ये रिएक्शन हमारी होती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसमें एल्केल हैलाइड को हम लोग हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जिसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, और सोडियम एल्कोक्साइड बेस के साथ हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू सेड्ज़ेफ रूल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, साथ में NaCl और एल्कोहल का बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं। अब बच्चों आपको हमने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन में ये दुनिया भर की कहानी लिखी हुई है। इस कहानी का जो सार है वो ये है, कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब है जिसमें लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप एक ही स्टेप में रिएक्ट करता है, मतलब अटैकिंग ग्रुप रिएक्ट करेगा और लीविंग ग्रुप उसी समय हटेगा। मतलब जुड़ना और हटना दोनों एक साथ अगर होगा तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। और जो E2 रिएक्शन है उसमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, बेस का अटैक होता है एंड द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिमूव होता है। और हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉलो होती है। ये इसकी मैकेनिज्म है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पूरी चीज़ को आप यहाँ देख सकते हो। देखो ये बेस है, इसने अटैक किया, अटैक होने के बाद बेस H को हटाएगा एंड द सेम टाइम ये Br क्या कहेगा, हमें हटना है। तो Br हटेगा बट Br पूरी तरह से हट नहीं पाएगा, ये H पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूट नहीं पाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है ये वो सिचुएशन बता रही है कि बॉन्ड बना नहीं है, बनने वाला है। बॉन्ड टूटा नहीं है, टूटने वाला है। इस तरह की सिचुएशन अगर हमें क्रिएट होती हुई दिखेगी तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी बनी ये थोड़े समय के लिए बनती है और ट्रांजिशन स्टेट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये Br पूरी तरह से हट जाएगा, बेस H को निकाल के ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारी E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब बच्चों ध्यान से समझना, E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म में बनना एल्कीन ही है। E1 में भी एल्कीन बनता था बट वहाँ कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, 2 स्टेप में वो रिएक्शन होती थी। यहाँ रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, इसमें भी एल्कीन बन रही है बट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थोड़े समय के लिए बन रही है, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। एल्कीन का फॉर्मेशन जैसे हुआ करता था वैसे ही होगा, बस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर E2 रिएक्शन में होती है। अब बच्चों एट लास्ट में बनती क्या है, एल्कीन। अब अगर एल्कीन स्टेबल बनेगी तो डेफिनेटली E2 पाथ फॉलो होगा। अगर एल्कीन 2 तरह की बनती है, एक ज़्यादा स्टेबल है एक कम स्टेबल है, हम आपसे पूछें कि बताओ कौन सी एल्कीन E2 पाथ से बनेगी, तो बोलोगे भाई एक कम स्टेबल है एक ज़्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली अगर E2 पाथ से अगर कोई एल्कीन बनेगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो
E2 मैकेनिज्म को डिसाइड करने के लिए कि कौन E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, हम इस बात को सोचेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल रही होगी। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वो E2 पाथ को फॉलो कर रहा होगा। ध्यान से समझना, जैसे हम E1 कौन देगा, इसको डिसाइड करने के लिए किस पर ध्यान देते थे, कार्बोकैटाइन पे। बताते थे ना, जो स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएगा वो E1 पाथ को फॉलो करेगा। उसी तरह से हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, जो स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा वो बनाएगा, मतलब वो किस पाथ को फॉलो करेगा, E2 पाथ को फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द रेट ऑफ रिएक्शन E2 डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द बेस। आपको बताया ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये बायोमोलिकुलर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, आपको पता है कि जो, अब बच्चों एक चीज़ आपको बता दें, आपको मैंने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था हाइपर कॉन्जुगेशन। उस समय मैंने आपको बताया था कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। आपको मैंने बताया था कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो वही चीज़ थोड़ा यहाँ लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ आपको जिससे समझ में आ जाए। एज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, द E2 रिएक्शन इज अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसको बाईमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट है वो एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो दोनों मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और बेस के भी कॉन्सेंट्रेशन पर इसका रेट डिपेंड कर रहा है। सो इट इज़ अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन। एक बात तो क्लियर हो गई। आगे लिखा है द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज एन एल्कीन। इसमें प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। दस द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड गवर्न द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। हमने आपको बताया था जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी उतनी ही तेजी से E2 रिएक्शन को शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज, और एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। और अगर एल्कीन स्टेबल बन गई तो फिर रिएक्शन की स्टेबिलिटी, रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। तो अब हम देखते हैं कुछ एल्कीन्स को। यहाँ देखो, ये हमारे पास एथिलीन है, ये हमारे पास प्रोपीन है, ये ब्यूटूइन है। देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जब हम कोई कार्बन अटैच करते हैं, जैसे ये कार्बन अटैच कर दिया तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अटैच कर दिया तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन से ही बनते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ बताओ एथिलीन था, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं थे, ना इधर ना इधर, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं था। तो देखो लिखा है नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देयरफॉर देयर दिस एल्कीन इज लीस्ट स्टेबल, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो लिखा है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसमें तो एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इससे ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। और अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो डबल बॉन्ड है, इसमें ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, इसमें 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और देयरफॉर एल्कीन इज मोर स्टेबल, मतलब इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपको बनाने नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि हमारी एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं।
जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर एल्कीन स्टेबल बन रही है तो डेफिनेटली जो हमारी रिएक्शन है उसकी मैकेनिज़्म का जो पाथ फॉलो हो रहा है वो डेफिनेटली कौन सा पाथ होगा, E2 पाथ होगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो आप, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द एल्कीन इज गिवन एज फॉलोज। सबसे लीस्ट स्टेबल एथिलीन है, उससे ज़्यादा स्टेबल प्रोपीन है और उससे ज़्यादा स्टेबल ब्यूट-2-ईन है। तो स्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे E2 रिएक्शन का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी E2 रिएक्शंस डिपेंड करती है। इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स पर रेट डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द बेस, बेस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इन चार बातों पर हमारी E2 रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। या कहें तो E2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स चार होते हैं। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये चार फैक्टर्स हैं। एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। बच्चों यहीं पर वो डिफरेंस क्रिएट होता है जो डिफरेंस हमने आपको बताया था। एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी SN2 रिएक्शन। इसमें बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ये। इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती थी, ये भी बाईमॉलिक्यूलर थी। बट यहाँ जो एल्किल हैलाइड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी था। यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, यहाँ हम फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्कीन है और अगर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है जो कि तब होगा जबकि हमारे पास एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। अभी जस्ट इससे पहले आपने एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करी, तो यहाँ हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। अगर हमारी एल्कीन स्टेबल है तो E2 पाथ फॉलो होगा और अगर एल्कीन ही स्टेबल नहीं है तो E2 पाथ फॉलो नहीं होगा। क्लियर है ना। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। और जब हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को नोट डाउन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ भी जो एल्किल हैलाइड्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि E1 में भी यही ऑर्डर होता है एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का और E2 में भी यही ऑर्डर होता है एल्किल हैलाइड का। क्योंकि E3 से जो एल्कीन बनती होगी that will be more substituted, that will be more stable as compared to 2 degree as compared to 1 degree। क्लियर है ना। तो यही लिखा हुआ है the rate of an E2 reaction is directly related to the stability of alkene formed from the alkyl halides। एल्किल हैलाइड से जो एल्कीन बनती है उसकी स्टेबिलिटी पर हमारी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। लिखा भी है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब इससे जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से कम स्टेबल एल्कीन मिलती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मिलती है और 3 डिग्री एल्काइल से तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मिलती होगी। इसलिए जो एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टूवर्ड्स E2 रिएक्शन वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और ये SN1 से रिवर्ट है, SN1 से ये ऑपोजिट ऑर्डर है, इसलिए इसको याद रखना है और यहाँ गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ बेस। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ बेस। आपको पता है बेस E1 रिएक्शन में आपने कैसे लिया था, वीक और मॉडरेट लिया था। यहाँ जो बेस हमको लेना है वो कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग लेना है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो तेज़ी के साथ अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली हैलाइड ग्रुप निकल जाएगा। अगर बेस हमारा वीक होगा तो पहले ये टूटेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, तब फिर बेस अटैक करेगा क्योंकि वो वीक है। मगर यहाँ हमें बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो साइमल्टेनियस अटैक और रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन साइमल्टेनियसली हो पाएगा और E2 रिएक्शंस फॉलो हो पाएगी। तो E2 रिएक्शंस के लिए याद रखिए बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए E2 रिएक्शन में। तो देखो बच्चों, अ स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शंस, इट रेडिली अटैक्स टू द प्रोटॉन। एग्जाम्पल जो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं वो कौन है, एक है एल्कोक्साइड और एक है
NH2 माइनस NaNH2 सोडामाइड वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं बच्चों, याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो बेस का अटैक हुआ, ये वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फाइनली हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखेगा। ये वो मैकेनिज्म है जो आप पढ़ के आओ। तो दो फैक्टर्स आपको हो गए, एल्किल हैलाइड्स कौन सा है 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और बेस कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हमारी E2 रिएक्शन फॉलो होगी। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो इसमें SN2 टाइप का है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें लेना चाहिए, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के लेने से क्या होगा, जो हमारा बेस है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, सॉल्वेटेड नहीं हो पाएगा, और उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगी, एक चीज़ है। और यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए। और पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल आपको पता ही है, DMSO है, एसीटोन है, ईथर है, DMF है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल है। तो याद रखना E2 इज फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, एसीटोन, DMF, ईथर एक्सेट्रा। ठीक है, द सॉल्वेशन ऑफ बेस इज वेरी लेस इन द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि जो बेस होता है उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा और वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता रहेगा, और जो कि रिक्वायरमेंट होती है E2 रिएक्शन को शो करने के लिए कि बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर। 3 फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको हमने बता ही दिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बता दिया कि पोलर कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। रीज़न आपको दिख रहा है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये जो बेस है ये सॉल्वेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप है इसकी वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होगा और ये B माइनस को चारों तरफ से घेर नहीं पाएगा, सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, ये आपको मेरी बात हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये एज यूजुअल है, जो E1 में थी वही E2 में है। दैट मीन्स अगर बेटर लीविंग ग्रुप है तो वो E2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, और वही चीज़ यहाँ होती हुई दिख रही है कि बेटर लीविंग ग्रुप होगा तो E2 रिएक्शंस हमारी फॉलो होगी। क्लियर, तो ये सब बातें आपकी हो गई हैं। और बेटर लीविंग ग्रुप के बारे में आप काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी SN1 से सीख रहे हो। SN1 SN2 में बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, तो सबसे पुअर लीविंग ग्रुप होता है हैलाइड्स में F माइनस, उससे बेटर होता है Cl माइनस, उससे बेटर होता है Br माइनस, और सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन सा होता है I माइनस। पुअर बेस जो होगा, पुअर कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा, और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा वो पुअर लीविंग ग्रुप होगा। ये सब बातें मैंने आपको डिस्कस करी हुई हैं। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप के लिए आप याद रखिए, अ गुड लीविंग ग्रुप एनहेंस द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। क्लियर है, तो आई थिंक E2 रिएक्शंस आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। देखो बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद ये E2 रिएक्शंस फॉलो होगी। अब E2 रिएक्शन में एक बार F हटाना है, एक बार Cl हटाना है, एक बार Br हटाना है, एक बार I हटाना है। चूँकि I सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, इसलिए इसकी रिएक्शन का जो रेट है वो इतना गुना है। अगर F का रेट 1 है तो Cl के हटने का रेट 70 टाइम हो जाता है, और Br के हटने का रेट लगभग 4200 गुना हो जाता है, और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। और अगर आयोडीन को हटाना हो तो ये जो रेट है वो लगभग 27,000 गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रिलेटिव रेट, अगर इसका 1 है तो इसका 70 गुना है, इसका इतने गुना है, इसका इतने गुना है। तो आप खुद देख सकते हो कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी बढ़िया E2 रिएक्शंस को शो करने की टेंडेंसी ये दिखाएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी में। आपको बताया ही है गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप अभी हम डिस्कस किया, और उसके बेस पर जो हमारा एल्किल हैलाइड्स का ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। देखो, आपको फटाफट क्वेश्चन समझ में आएंगे अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है। देखो लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द फास्टेस्ट रिएक्शन विद ETOH एंड ETO माइनस। देखो, ये जो ETOH ETO माइनस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको समझना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, E2। और E2 रिएक्शन कौन शो करता है, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं। तो ये देखो, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये हमारा प्राइमरी है, और ये हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है। और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है वो मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए E2 रिएक्शन सबसे फास्टर कौन देगा, D नंबर वाला। क्लियर,
तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना था। इसमें आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन करते हैं एक और, देखते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, वही चीज़ है, पढ़ के आ रहा हो आप E2 टाइप में। ये देखो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ में हम हीट भी कर रहे हैं और Br हटेगा और उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन से H हटेगा, मतलब अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब ज़रूरी नहीं है ये वाला H हटे, ये वाला H भी हट सकता है। अगर ये वाला H हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और अगर ये वाला H हटेगा तो डबल बॉन्ड ये आएगा। ये वाली एल्कीन देखो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, इसमें 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और अगर हम इस वाली एल्कीन को देखें तो 1 हाइड्रोजन ये वाला अल्फ़ा है और 3 हाइड्रोजन ये हैं, केवल और केवल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होगी, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगी, इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर कम स्टेबिलिटी है, कम मात्रा में बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो लिखो, लिखा है इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम हेलो एल्केन्स ऑकर्स। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एक तरह का बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, आप पहले से भी पढ़ के आ रहे हो। बस यहाँ जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं उसमें याद रखना है कि जो ए प्रोडक्ट है, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वो ज़्यादा बनेगा नॉर्मल कंडीशंस में। और क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि ये जो एल्कीन है ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मात्रा में बन रही है, और इसी को बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। तो सेडजेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस को कराते हैं तब। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ए और बी दोनों बन रहे थे। ए ये है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटूइन, मैंने अभी हल बनाया, इसका नाम है। बी का 2,3 डाईमेथिल ब्यूटवनीन। ठीक है, अब अगले वाले में देखो लिखा है द रिएक्शन रिजल्ट 2 प्रोडक्ट, द फर्स्ट इज ए एंड द सेकेंड इज बी, विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ए एंड बी, आप बताओ कौन सा होगा? दिस कैन बी शॉर्टेड बाई यूजिंग सेडजेफ्स रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है? द मेजर प्रोडक्ट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो एल्कीन मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। जनरली इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड हैंस मोर प्रिफर्ड वन। तो दस ए इज़ द मेजर प्रोडक्ट और बी इज़ द माइनर प्रोडक्ट। क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात करें तो बच्चों एक चीज़ तो आपको पता है कि एल्कीन बननी है, और एल्कीन कैसे बननी है? एक तरफ हैलोजन निकलना है, एक तरफ हाइड्रोजन निकलना है। तो हैलोजन तो निकलेगा, मगर हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? तो हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा उसके लिए 2 सिचुएशन होती हैं। एक तो हाइड्रोजन हैलोजन के अपोजिट हो, इसको बोलते हैं हैलोजन नीचे हो तो हाइड्रोजन ऊपर हो, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। या फिर हैलोजन नीचे हो और हाइड्रोजन भी नीचे हो, इसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर। तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है, बीटा एलिमिनेशन है, मतलब हैलोजन निकलेगा एक कार्बन से तो उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर एक से ज़्यादा है तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो Br और हाइड्रोजन अपोजिट है, सो हम बोलेंगे कि ये एंटी पेरीप्लेनर है, या फिर Br और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है तो उसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर। तो 2 सिचुएशन बन सकती हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, मगर याद रखिए यहाँ पर एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन रिमूवल होता है और उसी से प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। ये ओवरऑल इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टेप बाय स्टेप आप देखो, खुद ही समझ में आ जाएगी। देखो लिखा है द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज लीविंग ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट अलाइंड इन द प्लेन। ठीक है, तो द अलाइनमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक है एंटी पेरीप्लेनर और दूसरे का नाम है सिन पेरीप्लेनर। इनको समझने के लिए आप अगला डायग्राम देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा हैलोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हमें निकालना है। तो देखो, हैलोजन नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेरीप्लेनर। और यहाँ देखो, हैलोजन अगर नीचे है और उसी डायरेक्शन में हमारा हाइड्रोजन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलते हैं?
सिन पेरीप्लेनर। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हैलोजन निकलेगा, उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, मगर H कौन सा निकलेगा, एंटी पेरीप्लेनर वाला निकलेगा या सिन पेरीप्लेनर वाला निकलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, याद रखना है। देखो लिखा है द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स आर ओरिएंटेड ऑन द ऑपोजिट साइड इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। एंड द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स आर ओरिएंटेड ऑन द सेम साइड इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिन पेरीप्लेनर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एंटी पेरीप्लेनर में क्या होगा, ये H निकलेगा और H वो वाला निकलेगा जो इसके ऑपोजिट होगा, और सिन में क्या होगा, X निकलेगा और H कौन सा निकलेगा, जो उसके सेम डायरेक्शन में होगा। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी से प्रोडक्ट बन सकता है, सिन से भी प्रोडक्ट बन सकता है, ट्रांस से भी, या कहें तो सिन एलिमिनेशन हो सकता है और एंटी एलिमिनेशन दोनों हो सकते हैं, बट प्रिफर्ड कौन सा होगा, एंटी पेरीप्लेनर। याद रखना दोनों से बन सकते हैं, मगर बनेगा किससे, एंटी से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सिन से कम प्रोडक्ट बनेगा। लिखा है E2 रिएक्शंस अकर प्रीडोमिनेंटली इन एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री। ये आपको याद रखना चाहिए कि दोनों से बन सकते हैं, मगर बनेगा किससे, एंटी पेरीप्लेनर से। लिखा है देयर आर टू वे इन विच CX एंड CX बॉन्ड्स कैन बी इन द सेम प्लेन बेस्ड ऑन विच एलिमिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो आपको पता है सिन एंटी, मगर बनेगा किससे, एंटी से। ठीक है, अब ये बच्चों ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगी, वैसे भी करके देखना। यहाँ पर देखो वही फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बेस को हमने रिएक्ट कराया, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, H हटेगा और H के हटने के ठीक साथ में Br भी हटेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख जाएगा। तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन देखो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रति आपको रिएक्शन का रेट बताना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपको बताया बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तो चाहे वो E1 रिएक्शन हो तो भी बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, E2 रिएक्शन हो तो भी बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। आपको पता है बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन। तो सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देगा, RI, RI के बाद RBr, फिर RBr के बाद RCl और RCl के बाद कौन होगा, RF। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B। तो जो सबसे ज़्यादा बढ़िया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को शो करेगा वो कौन होगा, एल्किल आयोडाइड, उसके बाद फिर एल्किल ब्रोमाइड एंड देन एल्किल क्लोराइड और लास्ट में एल्किल क्लोराइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2-bromoपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम एथॉक्साइड। बच्चों याद रखो पोटेशियम एथॉक्साइड इन इथेनॉल। बच्चों ध्यान से समझना, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल, इसको अपन लोगों ने पढ़ा होगा, याद करो अपन लोगों ने पढ़ा होगा एल्कोहलिक KOH, पढ़ा है ना। तो एल्कोहलिक KOH ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हम KOH को एक्वस में घोल दें, जल में घोल दें, तो इसको बोलते हैं एक्वस KOH। ये होता है एज कंपेयर टू एल्कोहलिक वीक बेस। बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, मगर कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कंपैरेटिवली क्या है, वीक बेस होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं 2-bromoपेंटेन। 2-bromoपेंटेन का पहले एग्जांपल देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 2 नंबर पर ब्रोमीन लगानी है, ये बन गया CH3, CH2, CH2, CH एंड CH3। इसको बोलते हैं अपन लोग 2-bromoपेंटेन। 2-bromoपेंटेन को हम लोग गर्म कर रहे हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं। इन द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो Br यहाँ से हटेगा और H यहाँ से हटेगा। दैट मीन्स हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, पेंट-टू-ईन बनेगा। अब पेंट-टू-ईन दो तरह का हो सकता है, सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है। तो बच्चों आप खुद से बताओ सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ट्रांस एल्कीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ट्रांस-2-पेंटीन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बना के दिखाया है
ये वही 2 ब्रोमोपेंटेन है। इस पर हमने इथॉक्साइड की रिएक्शन कराई है। इथॉक्साइड ने इस तरह से एक 2 पेंटीन बनाया है और एक 1 पेंटीन बनाया है। ये तो लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही 2 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 5 हैं, तो ये ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो बनेगा तो ये। अब पेंटुइन की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 सिस और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ट्रांस। तो बनेगा कौन सा? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी पेरीप्लेनर H इसमें हटता होगा, तब जाकर के ट्रांस 2 पेंटीन बनेगी। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा सिस वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेगा सिस भी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एक रिकैप है E2 रिएक्शन का। आपको पता है E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एल्किल हैलाइड का जो क्रम है वो 3 to 1 होता है बच्चों, इसको स्पेशली याद करना। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट की, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, जैसे DMSO, DMF, एसीटोन। और ये सेडजेफ रूल को जनरली फॉलो करती है। सेडजेफ रूल का अगर ऑपोजिट इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। और कुछ विशेष कंडीशंस में जैसे कि बेस स्ट्रॉन्ग बल्कियर बेस हो या फिर कॉन्जुगेट सिचुएशन आने लगे, तब फिर हॉफमैन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। हम आगे बात करेंगे, अगर मिलेगा मौका तो हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। बट जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं, जितनी स्लाइड्स बनी हैं, उतना अगर आप पढ़ लेते हो दैट इज़ मैक्सिमम सफिशिएंट। उसके बियॉन्ड वैसे भी कुछ नहीं आता है और आपके सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं, एक थर्ड टाइप की रिएक्शन की है, इसको बोलते हैं E1CB। E1CB रिएक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विद कॉन्जुगेट बेस या फ्रॉम द कॉन्जुगेट बेस। तो वो लिखा है, सबसे पहले आप चीज़ों को समझो। यहाँ देखो, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, हो गया, हाँ है, ये देखो हेलो ग्रुप लगा हुआ है और ये बाकी हैलाइड एल्किल टाइप का ग्रुप है, तो ये एल्किल हैलाइड है। अब इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। E1 E2 मैकेनिज्म कब होती है ये तो आपको पता चल गया, बट E1CB मैकेनिज्म कब देखने के लिए मिलेगी, उसमें 2 बातें हैं। एक तो जो हेलो ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, आयोडीन नहीं होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक नंबर। और दूसरा, जो इसकी बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर? NO2। तो देखो, एक तो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए नंबर 1, और इसका जो बीटा कार्बन है, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन देखने के लिए मिलती है तो वहाँ E1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, E2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, वहाँ एक नया मैकेनिज्म फॉलो होगा जिसको हम बोलेंगे E1CB रिएक्शन। क्लियर है? इस बात को समझ में आ गया? तो आइए बिना देर करे हुए पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ एक चीज़ और बता दें कि जब ऐसी सिचुएशन हमारे एल्किल हैलाइड में देखी जाती है और तब हम उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस पहले H का रिमूवल करता है। ध्यान से समझो, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। E1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्लियर? E2 रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटता भी है और हाइड्रोजन निकलता भी है, साइमल्टेनियसली अटैक भी होता है, रिमूवल भी होता है, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट नहीं रहा है क्योंकि ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, टूटेगा ही नहीं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि बेस जाकर के पहले H को हटाता है। अब बताओ, H प्लस अगर हट गया तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो कार्ब एनायन बनेगा। ध्यान से समझना, क्या बनेगा? कार्ब एनायन बनेगा, और फिर कार्ब एनायन के बनने के बाद BF का रिमूवल होगा और तब जाकर के वो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान से समझना, कार्बोकैटायन बनता है E1 रिएक्शन में, ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 रिएक्शन में, और कार्ब एनायन बनता है E1CB रिएक्शन में। और कार्ब एनायन क्यों बनता है? क्योंकि लीविंग ग्रुप पुअर है, वो हट ही नहीं रहा है। तो बेस क्या कहता है? तुम नहीं हट रहे हो, कोई बात नहीं, हम पहले H को हटा लेते हैं। अब बताओ, H प्लस अगर हट गया तो बाकी बचे हुए हिस्से पर माइनस चार्ज आएगा, तो कार्ब एनायन यहाँ पर बनता है
और वो इसकी बड़ी खास बात है। और कार्ब एनायन का बनना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। बताओ, अगर इस पदार्थ ने H को रिमूव कर दिया तो जो एनायन बना उसको हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर का कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनता है थोड़े समय के लिए, इसलिए इस रिएक्शन को हम E1CB रिएक्शन कहते हैं। देखो पढ़ते हैं, लिखा है फर्स्ट द प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड टू फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस। आपको पहले ही बताया कि बेस जाकर के अटैक करता है, H को रिमूव करता है, कार्ब एनायन बनता है और उस कार्ब एनायन को इस पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड का क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो लिखा है फर्स्ट द प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड टू फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस, देन द लीविंग ग्रुप लीव्स द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एल्कीन। तब जाकर के लीविंग ग्रुप हटता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। जनरल रिएक्शन आपकी क्या है, लिखा हुआ है इन द गिवन रिएक्शन F इज अ वीक लीविंग ग्रुप। देखो F कैसा है, वीक लीविंग ग्रुप। Therefore initially a carb anion is formed that undergoes the elimination of leaving group to form an alkene। आपको पता है कि F पुअर लीविंग ग्रुप है, इसलिए पहले H के रिमूवल से कार्ब एनायन बनेगा और फिर कार्ब एनायन इस F को रिमूव करेगा और तब जाकर के एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और ये वो रिएक्शन है जिसको हम E1CB रिएक्शंस कहते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। देखो E1CB की मैकेनिज्म क्या है, स्टेप वन में क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म कार्बन आयन बनता है। और E2 में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप टू गिव एन एल्कीन। तब जाकर के लीविंग ग्रुप हटता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये दो स्टेप मैकेनिज्म इसमें देखने के लिए मिलती है और इसको हम बोलते हैं E1CB रिएक्शन। रिमूवल ऑफ, देखो ये बेस है, पहले H हटा, कार्बन आयन बना, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, देखो लिखा है हियर F इज द लीविंग ग्रुप, इट इज अ वीक लीविंग ग्रुप, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। देखो एक तो ये पुअर लीविंग ग्रुप है और इसकी जो बीटा पोजीशन है इस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। द कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और स्टेबल रहेगा, इसलिए कार्बन आयन बनता है। ठीक है, तो देखो किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये देखो ये कार्बन आयन बना, ये देखो डबल सिंगल नेगेटिव वाली सिचुएशन कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है जिसकी वजह से ये कार्बन आयन स्टेबल होता है और स्टेबल कार्बन आयन बनने की वजह से, स्टेबल कार्बन आयन बनने की वजह से हमारा फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बनता है। अगर कार्बन आयन अनस्टेबल होता तो क्यों बनता, कार्बन आयन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसकी वजह से कार्बन आयन कैसा हो जा रहा है, स्टेबल। और कार्बन आयन स्टेबल बनने की वजह से वो बन रहा है और बनने के बाद कॉन्जुगेट बेस जो हमारा बनेगा तब जाकर के ये दूसरे लिखा है स्टेप 2 रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, और इस कार्बन आयन के बनने की वजह से ये F का रिमूवल पॉसिबल हो पाएगा और तब जाकर के हमें एल्कीन बनती हुई दिखेगी। और इसीलिए लिखा है द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल ये था, उसके कॉन्जुगेट बेस के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज, अब याद करना, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम क्या है E1CB का, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, ये इसका पूरा नाम है और ये E1CB की मैकेनिज्म है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब देखो E1CB में सबस्ट्रेट और लीविंग ग्रुप दो की बात हो रही है। लीविंग ग्रुप तो पुअर होना चाहिए और सबस्ट्रेट में आपको बताया कि बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये दो सिचुएशंस हैं, ये आप देख लेना। देखो लिखा है सबस्ट्रेट में, लिखा है द सबस्ट्रेट शुड कंटेन अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा कार्बन, ये पहली चीज़ है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली लगा होता है, या तो NO2 या फिर फेनिल रिंग लगी होगी। लीविंग ग्रुप में क्या लिखा है, द लीविंग ग्रुप प्रेजेंट शुड बी पुअर लीविंग ग्रुप, यहाँ पर लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। इफ वी यूज गुड लीविंग ग्रुप देन द रिएक्शंस विल प्रोसीड बाय E2 मैकेनिज्म। अगर लीविंग ग्रुप बेटर होगा तो फिर वहाँ पर E1CB
मैकेनिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगी, वहाँ पर हमें E2 मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगी। इसलिए पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, और पुअर लीविंग ग्रुप जनरली कौन सा लगा होता है, या तो F माइनस लगा होगा या फिर OH माइनस लगा होगा। ये इसकी कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं E1CV के लिए कंडीशंस। तो बच्चों आई थिंक ये कुछ बातें जो मैंने समझाई ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, दोनों टाइप की रिएक्शंस आप पढ़ चुके, एक एलिमिनेशन भी पढ़ लिया और एक आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ लिया। दोनों में कुछ कुछ सेम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। देखो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम जब न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो वही न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क दिखता है कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं और ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉइंट पर, और जो हमारे बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, मगर वो H का रिमूवल करते हैं। तो आई थिंक न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा बहुत अंतर है। आपको बच्चों हम बता दें कि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा और हम रिएक्शन को हॉट कंडीशंस में करेंगे, मतलब रिएक्शन को गर्म करेंगे, तो वहाँ एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। देख ध्यान से समझना, बेस या कहें तो न्यूक्लियोफाइल जब हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि वो बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्लियर है ना? देखो, न्यूक्लियोफाइल और बेस में जो अंतर है वो हम आपको बता चुके हैं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, मैंने डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने समझाया था कि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल तब तक कहेंगे जब तक कि वो हाइड्रोजन छोड़ किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इस पॉइंट पर अटैक न करे, तब तक उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अगर वही न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक करके उसको रिमूव करता है, तब फिर वो न्यूक्लियोफाइल न कहला के उसको हम क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। तो अगर हम बेस का यूज़ करते हैं और वो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर वही बेस की तरह बिहेव ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब रिएक्शन दोनों में एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनता है। बट अगर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी अगर वो शो कर रहा होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करने की टेंडेंसी वो रख रहा होगा तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट कम बनेगा, मगर बनते दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी को पहचानने के लिए हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है और बहुत बढ़िया आपको टॉपिक समझ में आएगा। लिखा है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कंपीटिंग रिएक्शंस फॉर अ सबस्ट्रेट विद अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों रिएक्शंस में दौड़ लगी रहती है कि हम आगे जाएंगे या हम आगे जाएंगे। अब कौन आगे जाता है, आगे की बात है। लिखा है, हेंस ऑल द प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट फाइनली। सभी तरह के प्रोडक्ट इसमें देखने के लिए मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलेगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। बट लेकिन वन ऑफ देम कैन बी फेवर्ड टू गिव मेजर प्रोडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। मगर दोनों प्रोडक्ट बराबर नहीं बनेंगे, एक ज़्यादा बनेगा, या तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा। बट कौन सा बनेगा इसको डिसाइड करने के लिए लिखा है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी चाहिए। पहला समझना चाहिए नेचर ऑफ बेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बेस की बात करेंगे तो एलिमिनेशन में चले जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल को पहले समझना पड़ेगा, फिर रिएक्शन कंडीशंस को हमें समझना पड़ेगा और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट को हमें समझना पड़ेगा। इन तीनों को समझने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो हम तब समझ पाएंगे जब हम तीनों चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो आइए बिना देर करे हुए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब देखो नेचर ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल में हम बात करें तो जो साइज़ है, अगर वो हल्का साइज़ है, छोटा साइज़ है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर बिगर साइज़ है तो वहाँ पर एलिमिनेशन होगा। जैसे 2 मिनट के लिए सोचो, ये हमारे पास है OH और ये हमारे पास है OCH3।
अब देखो, ये छोटा बेस है, ये बड़ा बेस है, मतलब इसका साइज छोटा है क्योंकि इसमें H लगा हुआ है, इसका साइज बड़ा है क्योंकि इसमें CH3 लगा हुआ है। तो ये बिगर साइज का है, ये स्मॉलर साइज का है, तो स्मॉलर साइज का होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को लेके आएगा। और बिगर साइज का जो होगा वो एलिमिनेशन को शो करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो लिखा हुआ है साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। लिखा है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल और बेस इज स्मॉल, जब न्यूक्लियोफाइल या बेस स्मॉल है, जनरली इट सब्स्टिट्यूट द लीविंग ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, रिजल्ट इन अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रिजल्ट में लाएगा जब स्मॉल में है। दिस इज बिकॉज स्मॉलर ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, फेवरिंग सब्स्टिट्यूशन, एंड बल्कियर ग्रुप एक्ट एज अ बेस एंड फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बड़े साइज का है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन को देगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, देख सकते हो आप। OH माइनस का अगर हमने अटैक कराया तो Br हटेगा, OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। लिखा भी है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर OH का अटैक हो रहा है और OH जो है वो स्मॉलर साइज का है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। लिखा भी है हियर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। It is a small group, so act as a nucleophile and prefers substitution over elimination. Elimination से ज़्यादा इसमें कौन सी चीज़ देखने के लिए मिलेगी? सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगी। और आप देखोगे Br हट गया, OH आ गया और आपको प्रोपेन 2 बनता हुआ दिखेगा। लिखा है when the nucleophile और बेस इज बल्की, अगर मान लो बल्कियर ग्रुप है, लिखा है, तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। लिखा भी है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल बेस इज बल्की जनरली इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड गिव एन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। दिस इज बिकॉज फॉर अ बल्की न्यूक्लियोफाइल इट इज डिफिकल्ट टू अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। बल्कि न्यूक्लियोफाइल के लिए दिक्कत होती है कि वो कार्बन पर अटैक करे, एज अ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज यूजुअली मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से घटती जाती है देन बेसिसिटी, और बेसिसिटी पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कम इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर अ बल्कियर ग्रुप प्रिफर टू एक्ट एज बेस and abstract the proton to give the elimination product rather than the substitution product। क्लियर है कि अगर हमारा बल्कियर ग्रुप होगा तो फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो बेस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब देखो उसको समझने के लिए, ये देखो ये हमारे पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है जिसको हम TBUO लिखते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये भी बेस है, ठीक है, OH माइनस भी बेस था, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये भी बेस है। और ये बेस जब अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बल्कि एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। देखो हमें प्रोपीन भी मिल रही है और प्रोपेनॉल भी मिल रहा है, प्रोपेन 2 भी मिल रहा है, मगर यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, मतलब प्रोपटोइन या प्रोपीन जो है वो ज़्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल। लिखा है हियर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन does not act as a nucleophile because the steric hindrance, so it act as a base and abstract the proton, hence elimination reactions take place। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन शो होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगी। एलिमिनेशन होने के बाद ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड था ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, और ये मैं अभी गलती से बोल गया, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। ये इसी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ने जब H को निकाल लिया तो ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में बदल गया, ये बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन सा है? एलिमिनेशन। यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो बल्कियर ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन को अगर हम
सिंपल OH माइनस के साथ अटैक कराते हैं तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और अगर हम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कराते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है, हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अभी पिछली स्लाइड में यही सब हम लोगों ने देखा। अब देखो दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के लिए आपको समझना होगा कंडीशंस आर अलाइक फॉर E1 SN1 E2 एंड SN2। देखो आपको हमने बताया था कि जैसा SN1 के लिए होता है वैसा ही E1 के लिए होता है, और जैसा SN2 के लिए होता है लगभग वैसा ही E2 के लिए होता है। दोनों सेम नहीं होते हैं, ये लगभग में है और ये एग्जैक्टली सेम है। अब एग्जैक्टली सेम कैसे हैं? जैसे हम पहली केस को उठा लें, SN1 E1 की बात करें तो SN1 और E1 में क्या होता है? वीक बेस या पुअर न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है E1 और SN1, और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है E2 SN2। पता है आपको, बता चुके हैं हम आपको। अब हम बात करें आगे, वीक बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल फेवर E1 SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो H2O जो है वो मॉडरेट वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ROH इज मॉडरेट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है बट द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर सो द फॉलो द एलिमिनेशन मैकेनिज्म। जब भी रिएक्शन में वीक बेस होगा या वीक न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा होगा, अगर वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराई जाएगी तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। लिखा है द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑलवेज इंडिकेट्स दैट द मैकेनिज्म विल बी एलिमिनेशन रादर देन द सब्स्टिट्यूशन। वीक बेस दोनों में रहता है, सब्स्टिट्यूशन में भी एलिमिनेशन में भी, मगर अगर वीक बेस के साथ अगर हमने हीट किया हुआ है तो याद रखो वहाँ एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखो ये हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास है, हमने वीक बेस के साथ रिएक्शन कराई है, Br हट गया, OH आ गया, प्रोपेन 2 बन गया। और अगर हमने यही रिएक्शन एक्वस मीडियम में पुअर बेस ROH के साथ कराई होती है, साथ में हीट किया होता, तो यही चीज़ एलिमिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती और हमको क्या मिलने लगता? प्रोपीन में। तो यहाँ हीट साइन को देखो, पुअर बेस ये भी है, पुअर बेस ये भी है, बट यहाँ हीट नहीं है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पर पुअर बेस के साथ साथ हमने हीट भी किया हुआ है, सो इट इज़ अ एलिमिनेशन रिएक्शन और हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर लेंगे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस तो बच्चों एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग है तो SN2 रिएक्शन होगी, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन भी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन भी कर सकता है और आपका सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है। और सब्स्टिट्यूशन में कौन सा शो होगा? SN2। लिखा है हियर OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड ETO माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सो द reaction with OH minus follows the substitution pathway and with E2O minus follows elimination reaction pathway। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि OH माइनस जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ETO माइनस ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा। बच्चों जो पूछा जाता है वही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, खुद ही समझ जाओगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको पता लग चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। लिखा है इन जनरल एलिमिनेशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड अ हायर टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब्स्टिट्यूशन का रेट भी बढ़ेगा, एलिमिनेशन का भी रेट बढ़ेगा, मगर एलिमिनेशन का रेट ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। इसको आप थर्मोडायनेमिक्स से सीख सकते हो
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। इससे रिलेट करके आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बढ़ती है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है और एलिमिनेशन का रेट भी बढ़ता है, मगर एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका आंसर आप डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस या गिब्स फ्री इक्वेशन से आप दे सकते हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन क्रिएशन ऑफ सिमिलर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटाइन। देखो इसको समझ लेना, रिएक्शन कंडीशंस को आप लोग कर लेना। देखो यहाँ पर जैसे एक्वस KOH है, हमने आपको फिर बताया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा, और एल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। देखो लिखा है एक्वस KOH इन एल्कलाइन नेचर इट जनरेट OH माइनस विच इज अ वीकर बेस सो इट फेवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कोहलिक KOH जनरेट्स RO माइनस विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सो इट फेवर्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन होगा और एल्कोहलिक KOH से हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं आगे। देखो ये हमारे पास ब्रोमो इथेन है, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराई है, देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एथेनॉल मिला है, और एल्कोहलिक KOH से कराई है तो हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना है और एथिलीन हमको प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये तो आपको पता ही है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन तो देते हैं मगर E2 रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि E1 रिएक्शन के लिए और E2 रिएक्शन के लिए दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और SN1 रिएक्शन के लिए कैटेगरी क्या है, 3, 2, 1, और SN2 के लिए सिचुएशन क्या होती है, 1, 2 एंड 3। ये सारी चीज़ आपको लिखी हुई है, क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी आपको। पढ़ के देख लेना आप इसे, सरल सरल टॉपिक है। एग्जाम्पल्स देखो, ये हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका रिएक्शन हमने CH3O, ये कौन सी रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और देखो हीट नहीं है इसमें, इसमें देखो साथ में हीट दे रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा बता दूँ, देखो ये क्या है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अब आपको पता है कि एलिमिनेशन में सबसे कम क्रियाशील या सबसे लेस रिएक्टिव कौन होते हैं, प्राइमरी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर होगी भी तो देखो इसमें प्रोडक्ट ओनली 10% बन रहा है, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, वह 90% प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा प्रेफर होता है SN2 टाइप से, बट E2 टाइप से एलिमिनेशन कम प्रेफर होता है, क्योंकि E2 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो 3, 2 एंड 1 है, और SN2 के लिए क्या है, 1, 2 एंड 3। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये SN2 रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफर करेगा और हमको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये प्राइमरी की बात हो रही है। मगर जब हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसमें तो SN2 भी देखने के लिए मिलता है और E2 भी देखने के लिए मिलता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल तो इसमें नहीं है, यहाँ देख लो लिखा हुआ है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में लिखा है इट कैन अंडरगोज अ रिएक्शन बाई एनी पाथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल। A strong base, a strong nucleophile favors E2 or SN2, and a weak base or weak nucleophile favors E1 and SN1। मतलब जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो एलिमिनेशन भी शो करते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो E2 SN2 चलेगा, और वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN1 और E1 चलेगा। मतलब दोनों रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन भी शो करते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात हो रही है। मगर जब हम बात करते हैं टर्शरी की, तो टर्शरी क्या करते हैं,
टर्सरी जो है वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं, E1 रिएक्शन शो करते हैं और E2 रिएक्शन शो करते हैं। देखो यहाँ पे टर्सरी में अगर हम एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे तो देखो सब्स्टिट्यूशन मिल गया, और अगर अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये हमारा क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया, एलिमिनेशन हमारा हो गया। अब ये E1 होगा या E2 होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा बेस कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहाँ पर E2 रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा, तो वहाँ पर हमें E1 मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगी। आपको पता है एक्वस KOH वीक बेस की तरह बिहेव करता है, अल्कोहलिक KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, तो इस तरह से हमें सिचुएशन देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो टर्सरी एल्किल हैलाइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं बट E2 रिएक्शन देते हैं, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों, वही चीज़ है, बार बार घुमा फिरा के लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको याद रखना। SN1 में एल्किल हैलाइड्स का क्रम क्या होता है, 3 2 1। E1 में भी क्या होता है, 3 2 1। SN2 में क्या होता है, 1 2 3, बट E2 में होता है 3 2 1। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती आप लोग कर देते हो। ठीक है, अब आगे का SN1 E1 ज़्यादा कुछ है नहीं है, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, आपको पूछा गया है, रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 2 आर एलिमिनेशन रिएक्शन, 3 इज एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। हाँ, मतलब आपको ये 3 रिएक्शन दी हुई हैं और आपको बताना है कि कौन एलिमिनेशन है, कौन सब्स्टिट्यूशन है और कौन एडिशन है। तो आप बताओ, यहाँ Br हट रहा है, H हट रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एलिमिनेशन है। यहाँ देखो Br हट रहा है, उसकी जगह पर OH आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ देखो Br जुड़ रहा है, यहाँ भी Br जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये एलिमिनेशन है। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। चेक करो, फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। सो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, when CH3 CH2 CHCl2 is treated with NaNH2, ये NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगी। एक बार Cl हटेगा, एक बार H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, एक बार Cl हटेगा, एक बार और H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, मतलब एक बॉन्ड और आएगा, पाई बॉन्ड। सो यहाँ पर प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। देखो इस तरह से CH3 CH2 CH Cl Cl, जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, सोडामाइड से, NaNH2 से, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कराएंगे तो Cl यहाँ से एक H हटेगा, Cl यहाँ से एक और H हटेगा, एंड फाइनली क्या मिलेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, और एल्काइन के बनाने का ये मेथड भी है। तो इस तरह से एल्काइन बनेगा जब हम इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन। अब आप बताओ कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो अपन लोग खुद से देखो, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एलिमिनेशन हो रहा है, देखो दिख रहा है, Cl यहाँ से हट रहा है, H यहाँ से हट रहा है, तो एलिमिनेशन हो रहा है। और एलिमिनेशन भी जब हो रहा है तो ये हमारा एलिमिनेशन में E1 मैकेनिज्म को फॉलो हो रहा है, तो ये C वाला आंसर होगा। लिखा है इथेनॉल इज अ वीक बेस एंड H2O इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे ये इथेनॉल वीक बेस है और H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। दोनों ही कंडीशंस किसकी है, E1 की है। E1 में वीक बेस होना चाहिए और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो ये हमारी E1 की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सो ये मैकेनिज्म E1 पाथवे से प्रोसीड होगी। सो C आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैकेनिज्म इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हीट भी है, ये तो ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर
वीक बेस है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, E2 मैकेनिज्म होगी और यहाँ पर भी हमारा एलिमिनेशन हो रहा है। तो खुद से चेक करो। ये है देखो E2 एंड E1 रिएक्शन, ये हमारी है E2 एंड E1 रिएक्शन, ये आंसर होगा। दोनों एलिमिनेशन है ना, तो देखो SN1 E1, SN2 E2, SN1 SN2 दोनों एलिमिनेशन है, सो इट इज E2 एंड E1। फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, द प्राइमरी alkyl halide cannot undergoes E1 mechanism, presence of a strong base favors E2 over E1। यहाँ देखो ये प्राइमरी alkyl halide है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो E2 मैकेनिज्म सॉरी E1 मैकेनिज्म यहाँ होगी, E2 मैकेनिज्म तो हो ही नहीं सकती क्योंकि E2 के लिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और ये तो आपको पता, ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये E1 मैकेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट देखो SN1 में क्या है, प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, E1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है। SN2 रिएक्शन है, प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। अब कार्बोकेटाइन कभी कभी जो बनता है, चाहे वो E1 में बने चाहे वो आपका सब्सटीट्यूशन में बने, वो रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बच्चों याद रखना है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ये 5 बातों पर निर्भर करती है, एरोमेटिसिटी पर, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर, रिजोनेंस इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर और इंडक्टिव इफेक्ट पर। इन सब के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी कि इतनी सब बातों पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है और स्टेबिलिटी की वजह से हमें हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है और हमें कई बार रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं। तो हम सोचते कुछ और है और बन कुछ और जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये हमारे पास है एक्वस KOH। एक्वस KOH से हम क्या सोच रहे हैं कि Br यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, गलत बोल दिया मैं, ये तो हमको लगता है Br यहाँ से हटेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, तो OH यहीं पे आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, पहले Br यहाँ से हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन पर ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ जो H लगा हुआ है ये 1 और 2, तो ये हाइड्राइड आयन है, ये शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पर, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी वजह से टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और OH माइनस तब जाके अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, ये रीअरेंज प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा इस सिचुएशन में। और कभी कभी रिंग एक्सपेंशन भी देखने के लिए मिलता है। रिंग एक्सपेंशन को आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास साइक्लोपेंटेन रिंग है, उससे जस्ट बगल वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो ये रिंग 5 मेंबर्ड से बदल के कितने मेंबर्ड हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन भी कार्बोकेटाइन में देखने के लिए मिलता है और रीअरेंजमेंट भी कार्बोकेटाइन में देखने के लिए मिलता है। बच्चों ये सारी चीज़ें अभी हम आपको क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का महत्व समझ में आएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और उतने बड़े लेक्चर्स हम नहीं ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर्स हो जाता है, कई सारे बच्चे तो बीच में ही स्किप कर जाते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। ये सारी चीज़ें रिंग एक्सपेंशन है या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, वैसे तो मैंने मैकेनिज्म में डिस्कस किया है, बट यदि चीज़ छूटी होगी तो अभी हम क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और घर पर भी किताबों से पढ़िए, तो आपको चीज़ें और भी बढ़िया समझ में आ जाएंगी। मेरे तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, SN1, SN2, SNI से, E1, E2 और E1 CB से, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इन टॉपिकों से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, कठिन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जो भी सेगमेंट बचता है वो रिएक्शन बेस्ड सेगमेंट है। अब उसको हम भड़ाभड़ करते चलेंगे, रिएक्शन बेस्ड सेगमेंट में टाइम नहीं लगता है।
तो हम लोग अगली क्लास में आपको ढेर सारे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करेंगे, और ढेर सारी नेम रिएक्शंस के बारे में, फिर चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो, उल्बान बाइएरल सिंथेसिस हो, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, ये तमाम सारी रिएक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सभी बच्चे कल की क्लास ज़रूर देखें। कल की क्लास में बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, और एक्चुअल वो टॉपिक देखने के लिए मिलेगा जनरली जो 12th क्लास में आप पढ़ते हो। और इन रिएक्शंस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। यदि आप सभी बच्चे ईमानदारी के साथ जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं घर पर रिकॉल करते हो, तो आप निश्चित रूप से अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।